हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 300 एमसीक्यूज करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के। दैट इज BEVAE 181, जिसका एग्जाम आप लोग का 21 जुलाई को है। मैंने आपको ऑलरेडी ये पीडीएफ्स वगैरह काफ़ी लोगों ने मेरे से ले लिया है। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इस पीडीएफ में सारे के सारे 14 यूनिट्स जो हैं वो कवर्ड हैं। ठीक है, 339 टोटल क्वेश्चंस हैं और ये 339 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, हर यूनिट से 25 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर है, क्या आपको लर्न करना है, क्या आपको समझना है, सब कुछ। ठीक है, तो एक एक करके एक एक यूनिट करेंगे। जितना देखो, ये सीरीज बनेगी पूरी, क्योंकि मैं 300 के 300 एमसीक्यू एक ही बार में नहीं करवा सकती। तो जितना मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊंगी एक वीडियो में हम करेंगे, और फिर सेकेंड पार्ट आएगा ऐसे करके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, ऑल्सो मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें हम दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो में जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा है आज तक का, BEVAE 181 का। तो वो पेपर करके जाना मैंडेटरी आप लोगों के लिए। ओके, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आपको बता दूं, 14 टोटल यूनिट्स हैं। ओके, इसमें पीडीएफ में सब कुछ मैंने बताया क्या एग्जाम पैटर्न है। देखो मैं फिर से बता दूं, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करोगे गलत होगा तो भी 0 मिलेगा। ओके, 35% पासिंग मार्क्स होते हैं जनरली। ऑलराइट, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लास्ट डेट पे आपको बताऊंगी। अभी के लिए हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले दोनों जो है साथ साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि दोनों की जो है प्रिपरेशन साथ साथ रहे। तो देखो, पहला ब्लॉक है एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। यूनिट 1 है एनवायरमेंट से रिलेटेड पूरा। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड। पर्यावरण शब्द किस फ्रेंच शब्द से बना है। ओके, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एनविरो, एनविरोनर, एनविरोन्स और एनविरोनिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनविरो। तो देखो, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है। ओके, क्या करना है, लर्न। इंग्लिश वालों ने देख लिया, हिंदी वालों का भी सेम रहेगा। फ्रेंच वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एनविरो। ठीक है, मैं आपको समझा दूं। देखो, एनविरो जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स या फिर चारों तरफ। ओके, बाकी ऑप्शन जो है सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं। इन्हें एक्सप्लेन करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, एनवायरमेंट, एनविरो। देखो सेम एनवायरमेंट में वर्ड लिखा हुआ है एनविरो, तो यहीं से समझ लेना क्वेश्चन। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Environmental studies is best described as a purely biological science, multidisciplinary subject, branch of chemistry only या फिर branch of geography only। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, अब देखो क्यों, हमें पता है, देखो एनवायरमेंटल स्टडी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज यूज होती है। इसी वजह से मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन से सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, प्योरली बायोलॉजिकल नहीं है ये, क्योंकि बायोलॉजिकल मतलब सिर्फ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब। ठीक है, केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री की चीजें आएंगी, केमिकल रिएक्शन वगैरह। और ज्योग्राफी में सिर्फ हम लोग जो है एक पार्ट पढ़ते हैं एनवायरमेंट का, पूरे एनवायरमेंट के बारे में नहीं। ठीक है, तो सबसे इजी आपको जो याद रखनी है चीज वो ये है कि एनवायरमेंट को समझना है तो सब सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ओके, हिंदी वाले, पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छे तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो केवल एक जैविक विज्ञान नहीं, एक बहुविषयक यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी विषय, केवल रसायन विज्ञान की एक शाखा, या फिर केवल भूगोल की एक शाखा। तो देखो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहुविषयक विषय है ये। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन याद करने वाला है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन
कौन से साल में हुई थी? 1970, 1972, 1976 या 1980? तो इसका आंसर है 1972, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इग्नू में बहुत बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको लर्न करना है। ओके, मैं आपको फिर भी बता दूं तो देखो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है 1972 में जो है स्वीडन में हुई थी। ओके, स्टॉकहोम सिटी है स्वीडन में, वहां पे हुई थी। ये दुनिया की पहली मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस दी गई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है लोगों के दिमाग में एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के बारे में पता चला था। इससे पहले हमें नहीं पता था कि पर्यावरण को बचाना भी होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में ये सब डिस्कस हुआ था। ऑलराइट, बाकी ऑप्शन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी वालों के लिए देखिए तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आंसर है 1972। ऑलराइट, 1972 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द अर्थ समिट, ठीक है, यूएनसीईडी यूनसीड वाज हेल्ड एट रियो दे जनेरियो इन विच ईयर? अब देखो फिर से क्वेश्चन ईयर पे रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1992। ऑलराइट, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ आपको ईयर याद करने हैं। ओके, तो याद रखना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 और अर्थ समिट जो रियो दे जनेरियो में हुआ था वो 1992 में हुआ था। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो देखो, अर्थ समिट जिसे रियो समिट भी कहा जाता है, 1992 में रियो दे जेनेरियो ब्राजील में है, ठीक है, वहां पे हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस था एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी समिट में हमें एजेंडा 21 जैसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। बाकी ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, याद रखना 2 ईयर हमने पढ़ लिए, 72 और 92। ओके, हिंदी वाले भी देख लेंगे। पृथ्वी सम्मेलन रियो दे जनेरियो में कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट विच पॉपुलराइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पब्लिश्ड इन, फिर से ईयर वाला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1987। ओके, आर कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, किसने करी थी, कैसे करी थी, क्यों करी थी, ये पढ़ेंगे अभी, पर ईयर याद रखना 1987। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज है। यहाँ पे भी हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं। तो सत्य विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर कब प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था, इसका आंसर है 1987, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो देखो, आर कॉमन फ्यूचर को ना ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, क्योंकि इसने ब्रंटलैंड कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी हमें, ठीक है। ये रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी और इसी रिपोर्ट ने दुनिया को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है। याद रखना, हमने ईयर्स वगैरह बहुत सारे देख लिए हैं, 3 ईयर्स देख लिए हैं अभी तक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, हु चेयर्ड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? अब ऑप्शन है हरमन डाली, ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड, मॉरिस स्ट्रॉन्ग या फिर पियर त्रोदो, ठीक है। तो देखो, इसमें आप ना एक चीज याद रखना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्रंटलैंड कमीशन के बारे में, है ना। तो वर्ल्ड कमीशन की बात हो रही है, ब्रंटलैंड नाम में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड। ओके, इससे जो है थोड़ा बहुत याद रखना चीज। ऑलराइट, हिंदी वाले भी देख लो, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता थी, किसने करी थी ये? तो इसका आंसर है ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड, ठीक है। नाम याद रखना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की चेयरपर्सन के रूप में काम किया था। और इसी वजह से जो है आर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। बाकी ऑप्शन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी और नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो है मेन आपको याद रखना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट, अभी मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत ही इजी है। सत्ता विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जो विकास
अभी मैंने बताया था कि मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यही कहती है कि हम अपनी आज की जरूरतों को तो पूरा करें, लेकिन ऐसे करते वक्त फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेस और उनकी नीड्स को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है तो देखो, अगर हम आज सारे फॉरेस्ट काट देंगे, सारा ग्राउंड वाटर खत्म कर देंगे, पोल्यूशन बिल्कुल एक्सट्रीम कर देंगे, तो आज हमें तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चे या फिर आपके बच्चों के बच्चे, उनके लिए कुछ रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, है ना। तो ये चीज, ऑलराइट। तो क्वेश्चन 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वाले भी देख लो। सत्य विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जो विकास वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता प्रभावित ना हो। ओके, ध्यान रखना, ब्रंटलैंड आयोग द्वारा ही हमें ये डेफिनेशन दी गई है। ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट दी थी ब्रंटलैंड कमीशन ने आर कॉमन फ्यूचर की, उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी थी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्शन प्लान अडॉप्टेड एट द 1992 रियो अर्थ समिट इज नोन एज एजेंडा 21। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। एजेंडा 21 एक ग्लोबल एक्शन प्लान था जो 1992 के रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करें। ऑलराइट, ध्यान रखना ये चीज प्लीज। मैंने अभी आप लोगों को जब रियो अर्थ समिट बताया तो एजेंडा 21 के बारे में बताया था। ठीक है, हिंदी वाले देख लो। 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई कार्य योजनाओं को क्या कहा जाता है? एजेंडा 21 कहा गया है। 1992 में इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। यूनेस्को, ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पहले समझ लो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, किस दिन फॉर्म हुआ था? 16 नवंबर 1945। ऑलराइट, ईयर याद रखने हैं प्लीज, काफी बार ये पूछ जाते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दिया मैंने। देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंटिफिक कोऑपरेशन बढ़ाना और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। ओके, 16 नवंबर 1945 यूनेस्को जो है 16 नवंबर 1945 में हुआ था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये अलग आ गए, ये यूएन की बात कर रहे हैं। पहले हम यूनेस्को की बात कर रहे थे, अब हम यूएन की बात कर रहे हैं। ओके, द यूएन, तो ये कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। अब देखो, ईयर याद रखने जरूरी नहीं है, 1945 दोनों में है। एक जो है वो 16 नवंबर को बना था यूनेस्को, और 24 अक्टूबर को बना था यूएन। ओके, तो ध्यान रखना, यूएन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को मेंटेन करना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर है 5 जून। ओके, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे भी हम देख लेंगे क्वेश्चन 9। देखो, यूनेस्को हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए सेम है, इसमें तो कुछ डेट में तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं करोगे। ओके, क्वेश्चन 11, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन होता है? 5 जून को। ओके, तो देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का पर्पस होता है कि लोगों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और उन्हें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर करना। ओके, काफी सारी डेट्स हमने देख ली है यहाँ पे ऑलरेडी, याद रखनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द टू ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर कंपोनेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पर्यावरण के दो व्यापक घटक क्या हैं? सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक। ए और बी दोनों एक ही बात कहते हैं, केवल भौतिक और रासायनिक। लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक, बोथ ए एंड बी मीन द सेम, फिजिकल एंड केमिकल ओनली। तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, एनवायरनमेंट को ना ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स, ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब। ठीक है, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग, जैसे हवा, पानी, धूप, टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है,
इसीलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग और बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करा है। ओके, इजी था। ए एंड बी दोनों, सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक दोनों। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन ब्रिटेन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन में पर्यावरणवाद के विकास को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ना ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी थी, इंडस्ट्रीज रैपिडली ग्रो करने लगी थी और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया था, लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे। तो इसी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लग गए थे। तो जब लोगों ने एनवायरनमेंट पर इसका बुरा इम्पैक्ट देखा, तब एनवायरनमेंट को उन्हें प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस बढ़ी। इसी को जो है हम लोग एनवायरमेंटलिज्म कहते हैं। ओके, इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, समझ आ गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के पर्यावरण के विकास को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन द 1980s ग्लोबल अटेंशन वॉज स्ट्रांगली ड्रॉन टू। अब देखो बहुत ही वेग क्वेश्चन है, 1980s में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको नहीं समझ आएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ओके, तो देखो इसका आंसर है ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं। 1980 के दशक में वैश्विक ध्यान मुख्य रूप से किस ओर आकर्षित हुआ था? तो केवल वनों की कटाई, ओजोन परत संरक्षण और ग्रीन हाउस प्रभाव, केवल मृदा अपरंदन या फिर ध्वनि प्रदूषण। डिफॉरेस्टेशन ओनली, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन या फिर नॉइज पोल्यूशन। तो इसका आंसर है ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों? तो देखो 1980 के दौरान पूरी दुनिया को ध्यान दो बड़ी एनवायरमेंटल इशू की तरफ गया था। ये इश्यूज बढ़ गए थे, एक तो ओजोन लेयर पतली होने लग गई थी तो उस चीज की तरफ, और दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ने लगा था। इन दोनों इश्यूज ने इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया, इसलिए इस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, देखो डिफॉरेस्टेशन भी एक इशू था, लेकिन तब डिफॉरेस्टेशन लिमिटेड थी, इतनी ज्यादा नहीं थी पेड़ की कटाई। ठीक है, सॉइल इरोजन इंपॉर्टेंट था लेकिन ग्लोबल लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया के लिए नहीं। ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन एक पोल्यूशन का टाइप है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, आपको थोड़ा बहुत ये भी मैं बता दूं, देखो ओजोन लेयर जो है यूवी रे से हमें प्रोटेक्शन देती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ डिसिप्लिन मेनली एम्स टू। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे भी देख लो, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, बी पार्ट है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन विश्व के रूप में मुख्यतः किसका लक्ष्य रखता है? क्या एनवायरमेंटल स्टडीज का मेन एम क्या है, क्या करना? इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, बिल्कुल ही गलत, हमें इंडस्ट्रीज तो बढ़ानी ही नहीं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्रिएट अवेयरनेस एंड फाइंड सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं एक्सप्लेन भी क्या ही करूं। देखो एनवायरमेंटल स्टडीज का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इस सब्जेक्ट का पर्पज है लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना। ओके, तो हिंदी वालों के लिए भी देख लेते हैं, जागरूकता उत्पन्न करना और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान खोजना। ओके, ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, द बायोस्फीयर रेफर्स टू। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पूछा गया इसमें। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका। ऑलराइट, तो देखो ऑप्शंस क्या हैं, ओनली द एटमॉस्फेयर, द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एनकम्पासिंग लैंड वाटर एंड एयर, ओनली द ओशियन, ओनली द पोलर रीजन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु सहित जीवन का क्षेत्र। ओके, तो देखो कंसेप्ट को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें लैंड को हम एक और नाम से बोलते हैं, ध्यान रखना, लैंड लिथोस्फेयर। ओके, वाटर इज हाइड्रोस्फेयर एंड एयर इज एटमॉस्फेयर। ओके, ये तीनों चीजें याद रखना। ऑलराइट, जहां लाइफ वहीं बायोस्फेयर। ओके,
ध्यान रखना, लैंड इज लिथोस्फेयर, वाटर इज हाइड्रोस्फेयर एंड एयर इज एटमॉस्फेयर। तीनों के कॉम्बिनेशन को बायोस्फेयर कहते हैं। ओके, हिंदी वाले भी याद रखेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। द मेन लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर इज नोन एज, अभी मैंने बताया लिथोस्फेयर, अभी बताया ना। 17, जीव मंडल का मुख्य भूमि घटक क्या कहलाता है? तो स्थल मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, वेरी इजी क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, अब इनका मतलब समझा दूं मैं आपको। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी दोबारा अवेलेबल होने की कैपेसिटी के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है रिन्यूएबल, ये वो रिसोर्सेज है जो नेचुरली दोबारा बन जाते हैं, जैसे कि देखो हवा और सूरज की किरणें, पानी, ये सब। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बनते हैं, बनेंगे लेकिन बहुत करोड़ों सालों बाद, तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसमें आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ जाता है। ओके, ध्यान रखना इन चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच गैस लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन? ओजोन लेयर, मैंने अभी बताया था आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वालों का भी देख लेते हैं। समताप मंडल में से कौन सी गैस परत पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पारा बैंगनी यानी कि यूवी विकिरण से बचाती है? तो इसका आंसर है ओजोन परत। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेसशिप अर्थ वॉज पॉपुलराइज टू हाईलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, नई चीज है, कभी पढ़ी नहीं है। तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहे हैं? स्पेसशिप अर्थ का कंसेप्ट हमें ये समझाता है कि हमारी अर्थ भी एक स्पेसशिप की तरह है। जैसे स्पेसशिप में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन्हें बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। जब देखो, स्पेसशिप में लोग मून वगैरह गए थे अभी जब नासा से, तो बहुत लिमिटेड चीजें लेके गए थे, ये तो नहीं कि सब कुछ ले गए थे वहां पे, उतनी ही चीजें अवेलेबल लेके गए थे जितने में वो जी सके कुछ दिन। तो ऐसे ही हमारी धरती भी एक स्पेसशिप की तरह है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें उन्हें केयरफुली यूज करना पड़ता है, वैसे ही जैसे स्पेसशिप में। ओके, सिंपल बात समझ आई। अगर हम पानी, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे और हम लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, आंसर है बी, द अर्थ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नीड फॉर केयरफुल मैनेजमेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं। स्पेसशिप अर्थ की अवधारणा को मुख्यतः किस बात को उजागर करने के लिए लोकप्रिय बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पृथ्वी के सीमित संसाधन और सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता के लिए। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? अभी हमने पढ़ा था एबायोटिक, बायोटिक है ना, बायोटिक लिविंग होते हैं, एबायोटिक में सनलाइट आ जाएगा, सारे जो है लिविंग है। और ओके, हिंदी वालों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो सूर्य का प्रकाश। ऑलराइट, द फर्स्ट मेजर ग्लोबल ट्रीटी एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे सबसे पहले किसने बात करी थी? तो इसका आंसर है UNFCCC। ठीक है, UNFCCC भी कह सकते हैं इसे हम। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली पहली प्रमुख वैश्विक संधि क्या थी? तो इसका आंसर है UNFCCC 1922 की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 के रियो अर्थ समिट में इसे अडॉप्ट किया गया था और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली ये पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी मानी जाती है, पहला मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक कह सकते हो जिसने पूरे एनवायरनमेंट को देखा था। ओके, अब देखो और भी इसमें है। मॉन्ट्रियल जो था ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल ये UNFCCC के बाद आया था। ठीक है, और पेरिस अग्रीमेंट जो है ये काफी सालों बाद अडॉप्ट हुआ था UNFCCC के। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, बहुत इजी, इसका आंसर है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं वो इन 3 चीजों पर बेस्ड होते हैं। सत्ता विकास के 3 स्तंभ क्या हैं? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब देश की इकोनॉमी ग्रो करनी है, सोशल मतलब इक्वालिटी लानी है, और एनवायरमेंटल मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करना है। ओके,
Question number 24. Environmental studies gained importance in India's higher education mainly after which Supreme Court directive year? Answer is 2020, 2003. Alright. फैक्चुअल है, आपको याद रखना है 2003 में जो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन यूजीसी में दिया गया था कि एनवायरमेंटल स्टडी को हम अंडर ग्रेजुएट का जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे, तब से सबके लिए पढ़ना कंपलसरी है ये. ओके. भारत में उच्च शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन को किस वर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद महत्व मिला? तो 2003 में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट रेफर्स टू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? आंसर इज मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट कैन सस्टेन विदाउट डिग्रेडेशन. देखो, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी एनवायरमेंट की एक लिमिट, यानी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन या ऑर्गेनिजम्स की संख्या जिसे एनवायरमेंट बिना खुद को नुकसान पहुंचाए सपोर्ट कर सकता है. यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब मैं इतने लोगों को खाना दे सकती हूँ, ऐसे ही एनवायरमेंट इतने लोगों को जो है एनवायरमेंट दे सकता है, इसके बाद नहीं दे पाएगा. ओके, तो ये होती है मैक्सिमम कैपेसिटी. पर्यावरण की वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या तात्पर्य है? तो इसका बी ऑप्शन, एक पर्यावरण जितनी अधिकतम जनसंख्या को शरण के बिना बनाए रख सकता है. ठीक है. 25 के 25 क्वेश्चन हमने यूनिट 1 के डिस्कस कर लिए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझा दिए हैं. यूनिट 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे या फिर नेक्स्ट उसमें हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे. यूनिट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम लिंक पे आप मेरे को कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो. हिंदी वाले हिंदी वाला कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला कर सकते हैं. ऑलराइट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.